हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इन सभी का आंसर हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोगों को ना पता हो तो इस यहाँ पे आप लोग जान लो कि इस बार यहाँ पे जो 7 सेम होगा वो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, बाय द वे, इन केस अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हर एक टॉपिक की आप बहुत ही डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे सेकंड चैनल इम्परफेक्ट एम फॉर्म पर अवेलेबल है। तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वहां पे आप लोगों को फार्मेसी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है चैप्टर वाइज। ठीक है, हर एक यूनिट में आप लोगों को 2 3 4 वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वैसे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखना है तो इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी इसकी जो भी नोट्स वगैरह होगी तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे आप लोग को जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक वीडियो है, उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो में प्लीज आप देख लीजिएगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे डिफाइन एंड क्लासिफाई हॉस्पिटल्स के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक भी आप लोग का यूनिट 1 में आप लोग देखिए तो हॉस्पिटल के ऊपर ही दे रखा है। तो यहीं से आप लोग का क्वेश्चन भी बन जाता है कि हॉस्पिटल क्या होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल्स के बारे में देखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और यहाँ पे हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है हॉस्पिटल का, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं हॉस्पिटल में, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में, तो देखिए जो हमारा यूनिट 1 है उसमें बेसिकली आप लोग को हॉस्पिटल के बारे में जो भी चीजें हैं उसको डिटेल में देखना है, जैसे इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और जो भी यहाँ पे मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, तो और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो भाई देखिए, हॉस्पिटल क्या होता है आप सभी को पता है, इसमें कुछ रटने वाला है नहीं। हॉस्पिटल हमारा एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जो कि क्या क्या प्रोवाइड करता है, हमारा मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्जिकल, भाई सर्जरी वगैरह भी हमारी हॉस्पिटल में होती है। किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस हो, ठीक है, वो भी हमारा हॉस्पिटल में होता है। प्रिवेंशन, यानी कि देखिए जब भी कोई वैक्सीन वगैरह हम लोग यहाँ पे जो है लगवाते हैं, तो वैक्सीन क्यों लगवाई जाती है, ताकि जो भी बीमारी होने वाली उससे पहले से ही बचाव हो सके, है ना, प्रिवेंटिव सर्विस हो गया। तो वो सारी चीजें हमारा हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, यानी कि जिसको भी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, या फिर रिहैबिलिटेशन। देखिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको फिर दोबारा से सही होने में बहुत टाइम लगता है। तो जो भी पेशेंट है उसको वापस से अपनी पहले जैसी, कह सकते हो, स्ट्रेंथ वापस गेन करने में भी हमारा हॉस्पिटल हेल्प करता है ना। तो ये सारी चीजें हमारी हॉस्पिटल के डेफिनेशन में आ जाती हैं। बाकी देखिए हमारा इसमें क्या क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटी स्टाफ। और यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, और जो भी अदर हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि हमारा फार्मासिस्ट वगैरह हो गए, वो सारे हमारे हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। और हॉस्पिटल क्या करता है, इन पेशेंट, यानी कि देखिए हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो है जनरली क्या होता है, पेशेंट जो है जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ पे दवा लेके और चले जाते हैं, तो वो आउट पेशेंट सर्विस भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या क्या हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट, सपोर्ट सर्विस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल के फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन हो गया पेशेंट केयर। तो भाई देखिए जो भी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन है, वो सारी चीजें हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। फिर हमारा इमरजेंसी सर्विसेज, तो हमारा भाई इमरजेंसी वार्ड भी होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जहाँ पे 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। प्रिवेंटिव केयर, तो यहाँ पे जो भी इम्यूनाइजेशन होता है, हेल्थ एजुकेशन होती है, वो सारी चीजें भी हमारा हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गई। तो देखिए जब भी किसी डिजीज का डायग्नोसिस होता है तो वो हमारा कैसे होता है, जो भी हमारी लैबोरेटरीज वगैरह होती हैं, लैब्स वगैरह, वो भी हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पे हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाती है। रिसर्च की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज हो गया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें भी हमारे हॉस्पिटल में होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्पार्ट, ठीक है, सपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा, मतलब कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, तो उसका जो भी रिकॉर्ड होता है, फार्मेसी होती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीजें भी हमारी हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलती हैं। और कम्युनिटी आउटरीच, तो यहाँ पे देखिए जो भी हेल्थ कैंप होते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो भी हमारे हॉस्पिटल्स के थ्रू ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो ये हमारा आ जाता है फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल के अंदर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में, तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन हमारा 3 बेसिस पे हो सकता है। पहला हो गया बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर, तो देखिए किस लेवल की केयर प्रोवाइड करी जा रही है उसके बेसिस पे हो गया। फिर क्लिनिकल बेस्ड और नॉन क्लिनिकल बेस्ड, तो तीनों को अभी हम लोग एक करके देखेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहला हो गया बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर, तो इसके बेसिस पे हमारे 3 टाइप हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
तो देखिए प्राइमरी हॉस्पिटल का मतलब होता है जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ केयर जो प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल, वो हमारे प्राइमरी आ जाते हैं। यानी कि देखिए जो गांव कस्बे, ठीक है, और जो जो बहुत ही स्मॉल सिटीज होती हैं, वहां पे जो हमारे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं और जो भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सारी चीजें हमारी प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। तो ये बेसिक आउट पेशेंट केयर और माइनर ट्रीटमेंट्स के जो है माइनर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और बाकी देखिए ये हमारा मेनली क्या, जो भी हमारा कह सकते हो मैटरनल, यानी कि जो हमारा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, और जो माताएं होती हैं, ठीक है, और जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होते हैं, तो वो सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे हमारा ये प्रोवाइड कर देता है। इम्यूनाइजेशन हो गया, स्मॉल इमरजेंसी केयर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल्स और स्मॉल क्लिनिक्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर आ जाती हैं। और अगर देखिए प्राइमरी हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा केस आ गया है, तो वो जनरली क्या करते हैं कि वो सेकेंडरी या फिर टर्सरी, ठीक है, हॉस्पिटल्स को रिफर करते हैं। जैसे कि जो छोटे छोटे शहरों के जो जिला अस्पताल होते हैं, वो क्या होता है कि जब भी कोई क्रिटिकल केस आता है तो उसको बड़े शहरों में रिफर कर देते हैं, जैसे कि लखनऊ जैसे और दिल्ली जैसे शहरों में रिफर किया जाता है। फिर हमारा सेकेंडरी हॉस्पिटल आ जाता है। तो देखिए सेकेंडरी हॉस्पिटल क्या होता है, सेकेंडरी हॉस्पिटल हमारा थोड़ा सा प्राइमरी से बिगर लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, और यहाँ पे जो है कह सकते हो जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक, तो ये सारी फैसिलिटीज हमें जो है सेकेंडरी हॉस्पिटल में देखने को मिलती हैं। और ये इन पेशेंट केयर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए प्राइमरी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट थोड़ा सा कम ही होते हैं, मतलब हो भी सकते हैं बट डिपेंड करता है, बट सेकेंडरी हॉस्पिटल हमारा जनरली जो है इन पेशेंट केयर भी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर हमारे जो भी जिला अस्पताल होते हैं, ठीक है, और तहसील होते हैं, ठीक है, लार्ज, तुलक, तैलुक, ठीक है, जो हमारे तहसील हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमारा आ जाता है टर्शरी। तो देखिए टर्शरी हमारा सबसे एडवांस लेवल का हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि हमारा एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, हमारा यहाँ पे सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे एक ही हॉस्पिटल के अंदर हमारे सारी चीजें देखने को मिलती है, मतलब न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट सारे एक ही हॉस्पिटल में देखने को मिले, जो कि एक ही हॉस्पिटल के अंदर सारी टाइप की सर्विसेज अगर आप लोग को देखने को मिले, तो वो हमारा टर्शरी हॉस्पिटल आ जाता है। तो इसके अंदर हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि जिसके अंदर सारी स्पेशलिटीज अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और यहाँ पे एडवांस डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हमारा जो भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर। और अगर हम लोग बात करें क्लिनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर भी हमारे 3 सब टाइप आ जाते हैं, बेस्ड ऑन मेजर डिजीज, बेस्ड ऑन सर्विसेज, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए मेजर डिजीज की बात करें, तो जैसे कि भाई जैसे आपको पता है कि कुछ कुछ हमारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे टीबी हॉस्पिटल, तो वो वहां पे सिर्फ टीबी का ही हमारा ट्रीटमेंट होता है। फिर हमारा मेंटल हॉस्पिटल हो गया, लेप्रोसी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जहां पे स्पेशली कैंसर का ही ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद बेस्ड ऑन सर्विस की बात करें, तो देखिए अगर ईएनटी और आई से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, तो हमारा ईएनटी और आई हॉस्पिटल हो, किडनी हॉस्पिटल्स हो गए, ऑर्थोपेडिक हो गए, ठीक है, मतलब कि हमारा पीडियाट्रिक्स हो गए, बच्चों से रिलेटेड जो भी हो गया, ऑर्थोपेडिक मतलब कि हमारे हड्डी रोग से विशेषज्ञ जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, गायनाकोलॉजिकल, ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और मैटरनिटी, तो यहाँ पे भी हमारा स्त्री एवं प्रसूति आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे सर्विस के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया। और फिर हमारा बेस हो गया बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो भाई देखिए अगर एलोपैथिक हमारा सर्विसेज ऑफर करी जा रही हैं, तो वो हमारा एलोपैथिक हॉस्पिटल हो गया। फिर हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी देखने को मिलते हैं, जहां पे हमारी आयुर्वेदिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। फिर होम्योपैथिक, यूनानी, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, तो सर्विस के बेस पे भी हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन। और थर्ड हमारा आ जाता है नॉन क्लिनिकल बेस्ड। तो देखिए नॉन क्लिनिकल बेस्ड का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे दो टाइप आ जाते हैं, बेस्ड ऑन ऑनरशिप, बेस्ड ऑन साइज ऑफ हॉस्पिटल। तो देखिए बेस्ड ऑन ऑनरशिप का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि या तो गवर्नमेंट होगा या तो नॉन गवर्नमेंट होगा। अब देखिए गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलग हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए। और नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारा आ जाता है, जैसे कि या तो ये रन बाई ट्रस्ट, रिलीजियस बोर्ड, लिमिटेड कंपनी, तो इन सभी के थ्रू हमारा रन किए जा सकते हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन ऑनरशिप। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेस्ड ऑन साइज ऑफ हॉस्पिटल, तो भाई देखिए अगर किसी हॉस्पिटल में 1000 से भी ज्यादा बेड है, तो वो हमारा सबसे लार्ज हॉस्पिटल हो गया। अगर किसी में 500 से लेके 1000 या फिर 1500 तक के बेड है, तो वो हमारा मीडियम हॉस्पिटल आ गया। और अगर किसी में 100 से लेके 500 तक बेड है, तो वो हमारा स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल के बारे में। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरीके से हमारा हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि हॉस्पिटल में
क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से स्टाफ होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल का एक बेसिक चार्ट, जहां पे देखिए सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड हमारा होता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स, यानी कि देखिए अब ये जो बोर्ड होता है ना, तो ये क्या है, बोर्ड हमारा मेन जो है कह सकते हो जो भी हमारे मेंबर्स मिलके हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, यानी ये हमारे कह सकते हो मालिक होते हैं हॉस्पिटल्स के। तो अब देखिए बोर्ड में हमारा कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, अगर किसी सिंगल पर्सन का हॉस्पिटल है तो वही उसका मालिक हो गया। और यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो कह सकते हो बहुत सारे लोगों के थ्रू फंड किए जाते हैं, तो वहां पे वो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर वो लोग आ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। ठीक है, जो भी मैनेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। और फिर अब देखिए अब इसके अंदर भी एक हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब एक जो थोड़ा बड़ा लेवल का हॉस्पिटल होता है उसके अंदर सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशनल सर्विसेज आ जाती हैं। तो इसके अंदर देखिए अब इसके अंदर हमारा जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। एडमिशन हो गया, ठीक है, जो भी एडमिशन रिकॉर्ड होता है, बिलिंग हो गया, ठीक है, जो भी बिल वगैरह होता है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशनल सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। थेरापेटिक सर्विसेज, तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, अब वो हमारा जो है कह सकते हो एनेस्थीसिया हो गया, डायट्री हो गया, फिजिकल थेरेपी हो गया, ठीक है, हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, तो जो भी थेरापेटिक सर्विसेज होते हैं जहां पे एक्चुअल में पेशेंट को जो है सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, तो वो हमारा थेरापेटिक सर्विसेज में गया। फिर डायग्नोस्टिक, यानी कि जहां पे डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है, तो डायग्नोस्टिक हमारा पैथोलॉजी हो गया, मेडिकल लैब हो गया, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है, तो ये हमारे डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अंदर आ गए। और सपोर्ट सर्विसेज, तो देखिए सपोर्ट मतलब कि जो भी हमारा पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो भाई नर्सिंग, यानी कि जो भी नर्सेज हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, ठीक है, सेंट्रल सप्लाई, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सर्विसेज, तो ये हमारी सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग जो है एक चार्ट बना के आ सकते हो, जिससे बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत इजीली आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन सभी को देखते हैं, जैसे कि बोर्ड। तो बोर्ड देखिए क्या होता है, बोर्ड मतलब हमारी वो गवर्निंग बॉडी होती है जो कि हॉस्पिटल को यहाँ पे रन कर रही होती है। तो यहाँ पे देखिए ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही हमारे पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, बजट को अप्रूव करते हैं, और जो भी प्लान है उसको एक्सपैंड करना, यानी हॉस्पिटल को अगर और बिग बजट में बनाना है, ठीक है, और भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इंश्योर्स लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो जो भी चीजें होती हैं उनको यहाँ पे ये हमारा बोर्ड ही इंश्योर करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए क्या होता है, ये हमारे वो मतलब वो टीम होती है जो कि बोर्ड के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब कि मान लीजिए देखिए ये हमारे मान लीजिए मेन मालिक हैं, अब इन्होंने जो भी डिसीजन लिया तो उसको पूरे हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का होता है। तो ये जो भी डेली ऑपरेशंस हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में जो भी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, फाइनेंस का मैनेजमेंट हो गया, और क्वालिटी कंट्रोल का इंश्योरेंस हो गया, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंफॉर्मेशनल सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए जो भी डाटा होता है हॉस्पिटल का, जो भी कम्युनिकेशन होता है विद इन द हॉस्पिटल, तो उन सभी को मैनेज हमारा इंफॉर्मेशनल सर्विसेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी हमारा कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन हो गया, पेशेंट एडमिशन हो गया, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो भी चीजें देखी वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है थेरापेटिक सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डायरेक्ट ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को। अब इसमें हमारा फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ठीक है, एनेस्थीसिया सर्विसेज, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो डायग्नोस्टिक मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो है डायग्नोसिस, जो भी डिजीज का डायग्नोसिस होता है, तो भाई पैथोलॉजी हमारा मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर आ जाती हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी हमारा हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें एक स्मूथ फ्लो बनाए रखने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर होती है वो हमारा सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि नर्सिंग, फार्मेसी, सेंट्रल सप्लाई ऑफ मेडिकल मटेरियल, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीजें हमारी सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेडिकल स्टाफ इन हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग अपने सिलेबस पर नजर डालो तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया, हमने डेफिनेशन देखा, क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हॉस्पिटल्स देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस ये भी देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी देख लिया, और अब हम लोग फाइनली बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होता है मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए भाई मेडिकल स्टाफ का मतलब क्या है कि एक जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कौन कौन से
कौन कौन से जो है स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई देखिए सबसे मेन जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो कौन होता है, वो हमारे डॉक्टर्स ही होते हैं, फिजिशियंस होते हैं। तो भाई देखिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारा डायग्नोस करना, इलनेस को ट्रीट करना, इंजरीज, मेडिकल कंडीशन, इन सभी को ट्रीट करने का काम हमारा डॉक्टर्स ही करते हैं। यही हमारे जो है टेस्ट, जो भी टेस्ट करना होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, और मेडिकेशंस को प्रोवाइड करना, और उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप करना, ये सारी चीजें हमारे डॉक्टर्स या फिर फिजिशियंस ही करते हैं। और इनका मेन रोल क्या होता है, पेशेंट केयर हमारा और जो भी अदर स्टाफ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और क्रिटिकल मेडिकल डिसीजंस को जो है लेना, ये सारा इनका काम होता है। फिर नेक्स्ट हमारा नर्सेज आ जाती है। तो नर्सेज भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, जो कि डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करती हैं और जो भी मेडिकेशंस हैं, ठीक है, उनको उसको एडमिनिस्टर कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, और मॉनिटर करती हैं वाइटल सिग्नल्स, असिस्ट विद डेली एक्टिविटीज, और उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करना, ठीक है, उनकी फैमिली को जो है दवाओं के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीजें हमारी नर्सेज जो है प्रोवाइड करती हैं। और ये हमारा प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट के बीच में, ठीक है, क्योंकि देखिए पेशेंट से डायरेक्टली जो है डॉक्टर एक बार जब देख लिया डॉक्टर ने, ठीक है, तो मान लीजिए पेशेंट एडमिट है अगर, तो उस एडमिट पेशेंट को बार बार देखने का काम किसका होता है, हमारे नर्सेज और फार्मासिस्ट का ही होता है। फिर फार्मासिस्ट हमारे आ जाते हैं। तो फार्मासिस्ट हमारे क्या होते हैं भाई, देखिए फार्मासिस्ट हमारे सबसे पहले तो देखिए मेडिकेशंस को डिस्पेंस भी करते हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करते हैं और पेशेंट्स को काउंसिल भी करते हैं, मतलब कि पेशेंट्स को जो भी चीजें समझानी होती है वो भी हमारा फार्मासिस्ट के ही रोल के अंदर आ जाता है, और प्रॉपर मेडिकेशन का जो भी यूज है वो सारी चीजें हमारा फार्मासिस्ट ही एक्सप्लेन करता है पेशेंट को। बाकी दे इंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड मैनेज मेडिकेशन इन्वेंटरीज, ठीक है। और रोल की बात करें तो हमारा यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज को जो है सपोर्ट करने का काम हमारा फार्मासिस्ट ही करते हैं, क्योंकि भाई देखिए इन्हीं का सबसे मेजर रोल हमारा होने वाला है, क्योंकि दवाओं को एक्चुअल में कौन देखता है, प्रोवाइड करते हैं, हमारे फार्मासिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट या फिर टेक्नीशियंस। तो यहाँ पे देखिए जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड वर्क हो गया, पैथोलॉजी हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे क्रिटिकल डेटा जो है एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फिजिकल या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पेशेंट को जो है, जो कह सकते हो अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है, तो वापस से जब वो थोड़ा रिकवर होने लगता है तो उसकी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और डेली लिविंग स्किल्स को वापस से रीगेन करने में हमारे फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वही है कि पेशेंट को जो है दोबारा से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रीगेन करने में हमारी ये हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डाइटिशियन। तो डाइटिशियन देखिए क्या होता है भाई, डाइटिशियन हमारा जो भी कह सकते हो पेशेंट की जो भी मील है उनको उनको जो है डिजाइन करता है ना, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, स्पेशली जैसे कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो उनके लिए कौन कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, वो सारे हमारे डाइटिशियन डिजाइन करते हैं। प्रमोट रिकवरी एंड हेल्थ थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है। तो जो भी हमारा हॉस्पिटल को ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड को कीप करना, पेशेंट एडमिशन, ये सारी चीजें कौन देखता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और ये हमारे स्मूथ हॉस्पिटल फंक्शनिंग और क्लिनिकल स्टाफ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाउस कीपिंग एंड सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारे हॉस्पिटल को क्लीन करने में अपना रोल प्ले करते हैं वो भी हमारा हॉस्पिटल का एक बहुत ही मेजर स्टाफ होता है, ठीक है। तो जो भी क्लीन और स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ठीक है, लॉन्ड्री और इन्फेक्शन कंट्रोल, इन सबको हमारा जो है देखने का काम कौन करता है, हमारा हाउस कीपिंग एंड सपोर्ट स्टाफ। तो ये हमारा सेफ और हाइजीनिक हॉस्पिटल को मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब क्या हो गया कि आपको पता है आज के दिन में क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर यहाँ पे खुद का ही जो है एक हमारा ड्रग स्टोर ओपन रहता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर रहता है, जहाँ पे आप लोग को हॉस्पिटल के अंदर से ही सारी दवाएं मिल जाती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लोकेशन कैसी होगी, लेआउट कैसा होगा, स्टाफ कौन कौन से चाहिए होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, तो देखिए जैसा इसका नाम ही है हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी ऐसी फार्मेसी जो कि हमारी हॉस्पिटल में लोकेटेड होती है। तो आज के दिन में आपको पता है कि जो जितने भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, उन सभी के अंदर हमें यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल स्टोर देखने को मिल ही जाता है। बेसिकली आप लोग मेडिकल स्टोर बोल सकते हो, ठीक है, कि हमारा फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा मेडिकल स्टोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करना है। अब देखिए वैसे तो ज्यादातर हमने जो देखा है कि हमारे बहुत छोटे छोटे मेडिकल स्टोर ही होते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहां पे हमें बहुत बड़ी एक पूरी फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें हमारी होती हैं।
तो देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन परचेस स्टोरेज प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो आपको पता है भाई कि हमारा ये एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, जो कि क्या करता है भाई, हॉस्पिटल फार्मेसी है तो फार्मेसी क्या करता है, हमारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है ठीक है उसको जो है रिव्यू करना, ठीक है, और दवाओं की स्टोरेज करना, दवाओं को परचेस करना, दवाओं की प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मतलब कि दवाओं को बांटना। तो वो सारा काम हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। बाकी देखिए इट इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन एंड रिलेटेड सप्लाईज फॉर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए इन पेशेंट का मतलब जो कि हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आउट पेशेंट का मतलब कि हमारे ऐसे पेशेंट जो कि आते हैं और तुरंत यहाँ पे अपने आप को दिखाकर और चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के लिए हमारी मेडिसिन तो सप्लाई करी जाती है भाई, इन पेशेंट को भी हमारी मेडिसिन यहाँ पे नर्सेज और फार्मासिस्ट सप्लाई करते हैं, और आउट पेशेंट यहाँ पे खुद ही जो है अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिखा के दवा ले लेते हैं। इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी, और यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमारी जो है हॉस्पिटल फार्मेसी इंश्योर करता है कि हमारी जो भी दवा दी जा रही है सेफ है, इफेक्टिव रहे, है ना। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन हमारा प्रोक्योरमेंट। देखिए प्रोक्योरमेंट मतलब कि खरीदारी करना या फिर प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे देखिए भाई सबसे मेजर फंक्शन इसका ये होगा कि जो भी जरूरी दवाएं हैं, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको परचेस करना पड़ेगा। फिर हमारा स्टोरेज एंड इन्वेंटरी। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेडिसिन है, ठीक है, उनको प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन करके रखना भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का जो है कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि भाई देखिए दवाओं को हमें एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखना पड़ता है ताकि वो सही रहे काफी लंबे टाइम तक। डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए डिस्पेंसिंग मतलब कि दवाओं को पेशेंट तक जो है लेके जाना, ठीक है, बांटना उनको। तो भाई देखिए जो भी हमारा मेडिसिन होती हैं उनको यहाँ पे पेशेंट तक सप्लाई करने का काम भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। उसके बाद कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन जो है हमारा सभी हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं होती है, लेकिन जो हमारे काफी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो वहां पे हमें जो है, या फिर जो हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पे हमें जो है हमारा कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन एरिया भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है, ठीक है, होने को होता है, नहीं होने को नहीं होता है। बाकी देखिए अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे हमारी जो भी दवाएं हैं, ठीक है, वो बनती भी हैं, ठीक है, मतलब कि स्टेराइल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशन हो गई। मान लीजिए कि कोई कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो है नहीं अवेलेबल है पैक्ड फॉर्म में, तो उसको यहाँ पे बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी इस डिपार्टमेंट की होती है। बाकी क्लिनिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए क्लिनिकल सपोर्ट का मतलब है कि जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है, तो उनको असिस्ट करना, ठीक है, उनको दवाओं के बारे में समझाना, है ना, उनको डोजेस बताना और ड्रग इंटरेक्शन को प्रिवेंट करना। तो ये सारी चीजें भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे भी हमारा वही चीज होगा कि जो भी हमारे हेल्थ केयर स्टाफ हैं, ठीक है, और जो भी हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हुए हैं, उन सभी को यहाँ पे मेडिसिन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना, जो भी करंट मेडिसिन है। और क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल के अंदर हैं, उन सभी की यहाँ पे एक्सपायरी डेट को चेक करना, और ये चेक करना कि वो सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जिम्मेदारी भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट की होती है। फार्माको विजिलेंस। तो यहाँ पे देखिए जब भी दवा किसी को दी जाती है, तो आपको पता है कि जैसे जब भी कोई नई दवा मार्केट में आती है, ठीक है, तो उसके हमारे बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो वहां पे देखिए जो हमारा लास्ट फेज होता है वो लाइफ टाइम चलता है, मतलब कि कोई दवा मार्केट में आ भी जाती है, उसके बाद भी अगर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ सेफ्टी प्रोफाइल में इश्यू आ रहा है, तो वो सारी चीजों की जिम्मेदारी भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी की होती है, जिसको हम लोग फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को पता हो। और फिर हमारा लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। तो यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी रेगुलेशंस होती हैं, हॉस्पिटल पॉलिसीज होती हैं, उनके साथ कंप्लाई करना, उनको फॉलो करना, ये भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में हमारी किस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, कैसे इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन इसका मेन कह सकते हो चीजों को मैनेज कौन करता है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमने हॉस्पिटल का भी देखा था, अब हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी का देखेंगे। तो देखिए इसमें थ्योरी को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो सबसे टॉप पे हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे कह सकते हो मेन ऑनर होता है या फिर ऑनर होते हैं, ठीक है, और बाकी इसके नीचे हमारा आता है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज। तो देखिए ये हमारा हेड होते हैं, मतलब कि जितने भी फार्मेसी डिपार्टमेंट हैं तो उसके रिलेटेड जो भी
चीजें होती हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, वो हमारा यहाँ पे इन्हीं का काम होता है। अब देखिए इसमें कोई सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारे पर्सन भी हो सकते हैं। और देखिए जो भी होंगे, ठीक है, इस पोस्ट पे जो भी पर्सन होंगे उनको वो यहाँ पे एमफॉर्म क्वालिफाइड होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज हो गया। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि फार्मेसी के अंदर सबसे पहला डिपार्टमेंट आ जाता है डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए डिस्पेंसिंग मतलब कि हमारा दवाओं को डिस्पेंस करने वाला, यानी कि दवाओं को जो है पेशेंट तक पहुंचाने वाला। तो अब देखिए जो भी दवा को डिस्पेंस कर रहा है वो एटलीस्ट डी फार्मा होना ही चाहिए। ठीक है, इससे अपर भी हो सकते हैं बट मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी डी फार्मा होनी चाहिए। और डिस्पेंसिंग हमारी कहाँ कहाँ होती है, इन पेशेंट भी हो सकती है यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और आउट पेशेंट भी हो सकती है यानी कि जो सिर्फ हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल डिपार्टमेंट। अब देखिए क्लिनिकल मतलब कि जैसे कि जो क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगाना हो गया या फिर दवाओं की चेकिंग वगैरह करने का काम भी हमारा क्लिनिकल डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी होता है। और देखिए इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एटलीस्ट यहाँ पे एमफॉर्म होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी दो तरीके से हो सकती है, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारी थोड़ा डिफरेंट स्टेराइल एनवायरनमेंट में होती है ना, और हमें ज्यादा चीजें ध्यान रखनी होती हैं। और अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी हमारी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि जिसमें हम लोग नॉर्मल दवाएं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आईवी फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसमें जो भी हमारा कह सकते हो जो भी हेड होते हैं, ठीक है, तो उनको यूजुअली एम फॉर्म प्रीफर किया जाता है, बाकी बी फार्मा भी यहाँ पे हो सकता है। और अदर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा बी फार्मा ही वैलिड रहता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पे जो भी हमारी दवाओं की सेफ्टी है, क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उनको देखने वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा जो भी पर्सन है वो यहाँ पे एमफॉर्म होना ही चाहिए। और उसके बाद हमारा फाइनली आता है मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पे हमारी सारी दवाएं वगैरह मिलती हैं और जो भी पेशेंट है वो यहीं पे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिखा के दवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी फॉर्म या डी फॉर्म दोनों तरीके के हमारे पर्सन वैलिड हो सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का। और अब हम लोग यहाँ पे इन सभी चीजों को एक एक करके देखते हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा थ्योरी पोर्शन को देखें तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है वो ओवरऑल किसके अंडर में काम करती है, हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में। और यहाँ पे मैनेज कौन करता है, मैनेज हमारा हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज करता है। ठीक है, मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट है उनमें मैनेजर का काम हमारा ये होता है, और जो मेन मालिक होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। बाकी देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अरेंज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला तो हमारा वही हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, यही हमारे मैनेज करते हैं चीजों को, मैनेजर बोल सकते हो आप लोग। लीड एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द फार्मेसी एक्टिविटीज, रिपोर्ट्स टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिए अगर जो भी चीजें होती हैं उनको रिपोर्ट करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी चीजों का काम हमारा हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज का होता है। इंश्योरिंग प्रॉपर स्टाफिंग, बजटिंग एंड कंप्लायंस विद लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान हमारा हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डिस्पेंसिंग करता है। डिस्पेंस मतलब सप्लाई करना मेडिसिन को पेशेंट तक। ठीक है, तो सप्लाई हमारी इन पेशेंट भी हो सकती है और आउट पेशेंट भी हमारी हो सकती है। फिर हमारा क्लिनिकल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो भी हमारे क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना हो गया, ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करना हो गया, ठीक है, तो और यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज को एडवाइस करना हो गया, तो वो सारा काम हमारा यहाँ पे क्लिनिकल डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, मतलब एडवाइस मतलब ड्रग के रिगार्डिंग एडवाइस। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो दवा है वो यहाँ पे क्वालिटी है, उसकी प्योरिटी, पोटेंसी, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारे क्या होता है, जहाँ पे जो भी हमारी परचेस होती है, रिसीप्ट होती है, स्टोरेज होती है मेडिसिन की, ठीक है, वो सारी हमारी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे हमारा स्टॉक का मेंटेनेंस और इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। और फिर फाइनली हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसके अंदर आईवी फ्लूइड का सेक्शन हमारा अलग होता है, जहाँ पे इंट्रावेनस सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं। और अदर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यहाँ पे जो भी कह सकते हो और भी जो भी फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इसके अंदर प्रिपेयर होती हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। तो देखिए लोकेशन यानी कि जो हमारा हॉस्पिटल है तो उसके अंदर फार्मेसी कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए आप लोगों ने भी अगर कभी हॉस्पिटल विजिट किया हो तो ज्यादातर जो हमारी फार्मेसी की लोकेशन है वो हमारी ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलती है। ठीक है, और मतलब बहुत ही इजिली एक्सेसिबल लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि बहुत इजिली जो पेशेंट है वो यहाँ पे फार्मेसी को एक्सेस कर सके। ऐसा ना हो कि इसको बहुत ज्यादा ढूंढ ढांड के घूम घाम के देखना पड़े। ठीक है,
शुड बी क्लोज टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे देखिए जो ओपीडी वार्ड होता है तो वहां के बहुत पास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, अब वो जो है ओपीडी वार्ड से अगर बाहर जा रहा है तो जब वो बाहर जाएगा तभी तो उसको दवा लेनी है, तो उसी के पास में उसको फार्मेसी दिख जानी चाहिए हॉस्पिटल की। अगर नहीं दिखी तो हो सकता है वो और अदर फार्मेसी पे जाके फिर दवाओं को ले, ठीक है। तो हमारी क्लोज होनी चाहिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के, और जो भी हमारा इमरजेंसी एरिया है और जो भी हमारा मेन मेडिकल स्टोर है, ठीक है, फॉर क्विक मेडिसिन सप्लाई, ताकि मेडिसिन की सप्लाई यहाँ पे बहुत जल्दी हो सके। मस्ट अलाउ स्मूथ मूवमेंट ऑफ पेशेंट स्टाफ एंड सप्लाई व्हीकल्स वाइल स्टेइंग सेपरेट फ्रॉम हैवी पब्लिक ट्रैफिक। तो यहाँ पे देखिए जो भी हैवी पब्लिक ट्रैफिक है वहां से थोड़ा दूर होना चाहिए, लेकिन जैसे जो भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट जहां से भी आ जा रहे हैं, स्टाफ है, और जो भी सप्लाई व्हीकल है, ठीक है, मतलब सप्लाई व्हीकल मतलब कि जो भी दवा को सप्लाई करने वाला व्हीकल्स होते हैं, तो उन सभी का एक स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए, मतलब कि बहुत आसानी से हमारी व्हीकल उसके अंदर आ जा सके, है ना, हमारे जो भी हमारा फार्मेसी है, क्योंकि देखिए इसी से तो हम लोग दवा को सप्लाई करते हैं ना, हमारे फार्मेसी में, ठीक है, और फार्मेसी से हमारा इन पेशेंट में भी कभी कभी ज्यादा दवा होती है तो इसी सप्लाई व्हीकल से सप्लाई करी जाती है। बाकी नीड्स एडिक्वेट स्पेस फॉर, और यहाँ पे देखिए भाई डिस्पेंसिंग काउंटर, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, ठीक है, वेंटिलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, इन सभी के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। शुड हैव अ गुड सिक्योरिटी विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू प्रिवेंट थेफ्ट और मिसयूज। और यहाँ पे देखिए भाई हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, और जो एंट्री है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ जो पेशेंट है, ठीक है, वो बाहर से दवाओं को ले सके, सिर्फ इतना होना चाहिए। अंदर जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर पेशेंट की एंट्री यहाँ पे इनहिबिट होनी चाहिए, ताकि जो भी चोरी या फिर दवाओं का मिसयूज यहाँ पे ना हो। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पेशेंट जो है कहीं भी एंटर कर सकता है तो हो सकता है वो दवाओं को खुद से यूज कर ले, है ना, तो वो सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक लेआउट देखें कि किस तरीके का हमारा एक लेआउट डिजाइन नक्शा होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी का, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा लेआउट है जो कि मोस्ट ऑफ दी जगह हमें देखने को मिला है। बाकी और भी अलग अलग टाइप के लेआउट आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये वाला थोड़ा सिंपल है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें देखिए सबसे बाहर, देखिए ये सबसे बाहर की तरफ है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे हमारा पेशेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब पेशेंट है तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओपन स्पेस होता है, मतलब यहाँ तक पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे फिर इसके पीछे होता है हमारा डिस्पेंसिंग काउंटर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है फार्मासिस्ट होते हैं जो कि दवाओं को डिस्पेंस करते हैं, मतलब यहीं पे हमारा काउंटर होता है जहाँ पे दवाओं को रखा जाता है। फिर इसके बगल में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा बिल्स वगैरह हो गया, ठीक है, और जो भी पैसा वगैरह देना है, ठीक है, कटना है, और बिल्स वगैरह, तो वो हमारा यहाँ पे होता है। फिर इसके पीछे हमारा पैसेज होता है जहां पे देखिए अब यहाँ पे हमारा पेशेंट की एंट्री इनहिबिट है, यहाँ पे सिर्फ हमारे फार्मासिस्ट मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारी दवाओं की स्टोरेज वगैरह होती है। फिर इसके पीछे हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए अगर अगर हमारी फार्मेसी काफी बड़ी है तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है वो यहाँ पे इसके पीछे होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है तो एक एसेप्टिक एरिया भी होता है जहाँ पे हमारा स्टेराइल ड्रग्स की प्रिपरेशन होती है। फिर हमारा उसके बगल में देखिए रॉ मटेरियल का सप्लाई हो गया, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो रॉ मटेरियल भी चाहिए, स्टोरेज भी होनी चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होकर जो फिनिश प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक लेआउट देखने को मिलता है। अब देखिए ज्यादातर जो भी फार्मेसी होती है उसमें ये सारे सेक्शन नहीं होते हैं, बट अगर हैं तो इस तरीके से हमें देखने को मिलने चाहिए, ठीक है, ये एक जो है आइडियल लेआउट होता है ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में, तो देखिए जो स्टाफ मतलब कि कितने स्टाफ हमारे होने चाहिए एक हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेड पे और सर्विस पे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ बेड के अकॉर्डिंग स्टाफ को देखें, तो अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में 50 तक बेड हैं, लगभग 50 बेड हैं, तो वहां पे लगभग 3 फार्मासिस्ट जो है सफिशियंट होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में लगभग 100 बेड हैं तो वहां पे 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए। अगर 200 हैं तो लगभग 8 फार्मासिस्ट, अगर 300 हैं तो लगभग 10, और अगर यहाँ पे लगभग 500 बेड हैं तो वहां पे 15 फार्मासिस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट देखिए क्या होता है भाई। सबसे पहली बात तो ये हमारे लाइसेंस फार्मासिस्ट होते हैं जो कि डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। हु वर्क्स इन अ हॉस्पिटल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो यहाँ पे देखिए यही क्या करते हैं, हमारी मेडिसिन को सिलेक्ट, प्रिपेयर, स्टोर, डिस्पेंस, बांटना हो गया, ये सारा काम हमारा यही करते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स और नर्सेज को गाइड करना हो गया, ठीक है, पेशेंट टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज, तो वो सारा काम हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही होता है। अब ऑल्दो यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि गाइडिंग डॉक्टर्स, बट यहाँ पे आजकल आपको पता ही है फार्मासिस्ट तो डॉक्टर्स तो फार्मासिस्ट से गाइडेंस लेते नहीं है, ठीक है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए
जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोवाइड प्रिस्क्राइब ड्रग, यानी कि देखिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ड्रग है उसको पेशेंट को अच्छे से प्रोवाइड करना, सही दवा को, वो हमारा फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हमारा चेक प्रिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे देखिए अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी एरर है और कुछ भी यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन वगैरह, अगर ऐसी ड्रग यहाँ पे दी गई है जो कि इंटरेक्ट करके हार्म कॉज कर सकती हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को चेक करने का काम भी हमारा फार्मासिस्ट का होता है। एडवाइस पेशेंट ऑन प्रॉपर, अब देखिए जब यहाँ पे फार्मासिस्ट ने पेशेंट को दवा दे दी तो उसको प्रॉपर कैसे यूज करना, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, स्टोर कैसे करना है, तो उन सबको भी हमारा फार्मासिस्ट एडवाइस करता है। उसके बाद देखिए जो भी जरूरी मेडिसिन हैं, ठीक है, और इन्वेंट्री है, तो उनको मैनेज करने का काम भी हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट का होता है। उसके बाद देखिए जो भी हमारा रिपोर्ट है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना और यहाँ पे हार्मफुल ड्रग इफेक्ट्स को प्रिवेंट करना, ये सारा काम भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। जैसे कि जब भी पेशेंट यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो कभी कभी बिना डॉक्टर के भी हमारा फार्मासिस्ट भी जो है इसको रिपोर्ट को चेक करके दवा को जो है दे सकते हैं। अब हालांकि ये लीगल नहीं है बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि हमारा जो भी पेशेंट है, अब देखिए जैसे कि जो भी हमारे पेशेंट होते हैं, अब देखिए जैसे कि जो भी हमारे पेशेंट होते हैं जब वो यहाँ पे डायग्नोस कराते हैं, अब देखिए जब भी हम जैसे कि अब देखिए जैसे कि जो भी हमारे पेशेंट है, ठीक है, जब उनकी डायग्नोसिस होती है तो उस डायग्नोसिस की रिपोर्ट को यहाँ पे चेक करने का काम भी हमारा फार्मासिस्ट का होता है, ठीक है। अब ऑल्दो ये काम हमारा आजकल डॉक्टर्स डायरेक्टली कर लेते हैं बट यूजुअली हमारा फार्मासिस्ट को ही सबसे पहले रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। उसके बाद इंश्योर हॉस्पिटल फॉलोज गाइडलाइंस फॉर सेफ एंड रैशनल ड्रग यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा हॉस्पिटल है वो यहाँ पे सेफ और रैशनल, मतलब कि सही तरीके से और जरूरी, जो भी जरूरी ड्रग है, ठीक है, उन्हीं को यूज करे। तो यहाँ पे उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने का काम भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। उसके बाद मेंटेन, तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉपर स्टोरेज है, ठीक है, एक्सपायर ड्रग का जो भी यूज है वो प्रिवेंट हो, ठीक है, ना हो, इन सारी चीजों का काम भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। उसके बाद यहाँ पे टीच स्टाफ, ठीक है, इंटर्न्स एंड पेशेंट अबाउट मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस के बारे में नॉलेज करना, टीचिंग करना, ठीक है, समझाना, ये भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है। और उसके बाद यहाँ पे ड्रग यूज पैटर्न्स और फार्मेसी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए स्टडी कंडक्ट करने का काम भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे डिफाइन एंड क्लासिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग अपना सिलेबस भी देखिए तो सिलेबस भी बिल्कुल इसी तरीके से दिया हुआ है। तो वैसे यहाँ पे चारों टॉपिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, तो ये क्या होती हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है और यहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इसको मैनेज करने में। और या फिर इसी क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस के नाम से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों से ऐसे पूछ सकते हैं कि वेरियस मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग एडीआर, मतलब मान लीजिए कहीं एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप लोगों को दिख रही है तो उसको आप लोग कैसे रिपोर्ट करोगे, उसके मेथड्स होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में, तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, वैसे इस टॉपिक को आपने अपने फोर्थ सेम फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है अगर आप लोग को याद हो, और बाकी देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, देखिए ये हमारा एक टाइप का ऐसा हार्मफुल या अनवांटेड इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमें किसी मेडिसिन को खाने से मिलता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अलग चीज है, साइड इफेक्ट हमारी अलग चीज है। जैसे कोई दवा है, ठीक है, तो किसी दवा का जो साइड इफेक्ट होता है वो हमें यहाँ पे जनरली पता होता है कि हाँ इस दवा से ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये हमें पता नहीं होता है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट ने कोई दवा खाई और उसको यहाँ पे उस दवा का फायदा होने के साथ साथ या फिर फायदा ना हो कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए जो कि उसने नहीं सोचा हो या फिर उसको पहले से नहीं पता हो, तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारा दवा के नॉर्मल डोज पे होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि, अब देखिए मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई दवा प्रिस्क्राइब करी गई है एक पार्टिकुलर डोज में, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करी है एट अ टाइम और किसी पेशेंट ने जो है उस टाइम 2 3 4 5 टैबलेट खा ली, या फिर एक दिन में डॉक्टर ने 2 टैबलेट बोली, अब एक दिन में उसने 4 5 टैबलेट खा ली, तो वहां पे तो उसने ओवरडोज कर लिया। अब उस ओवरडोज पे तो कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट हो ही सकता है, लेकिन उसको हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं बोलेंगे।
एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारी तब होती है जब कोई दवा की नॉर्मल डोज पे ही हमें कोई ऐसा इफेक्ट देखने को मिले जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, जो कि हमारा हार्मफुल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है। और बाकी देखिए, बाकी इट्स नॉट रिलेटेड टू ड्रग ओवरडोज और मिसयूज। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ये हमारी दवा के ओवरडोज या फिर मिसयूज से रिलेटेड नहीं होता है। इट कैन, और बाकी देखिए, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये हमारे माइल्ड, मतलब कि देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक लिवर डैमेज, एनाफाइलैक्सिस। तो इस तरह की सीवियर रिएक्शंस भी हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके कॉजेस को देखें कि आखिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आखिर क्यों हो जाती है या फिर क्यों हो सकती है। अब देखिए, वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होता है, क्योंकि पता हो तो यहाँ पे क्यों ही हो, लेकिन फिर भी क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, तो मान लीजिए कि कोई दवा है, जैसे कुछ कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनकी पोटेंसी बहुत ही हाई होती है, यानी कि वो कम डोज पे भी अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट शो करती हैं। तो ऐसी दवा, और या फिर जिसका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स हो। थेरापेटिक इंडेक्स हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो, अपने एनडीडीएस में। तो थेरापेटिक इंडेक्स मतलब क्या होता है कि नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, मतलब कि देखिए, नैरो का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी दवा की 100 mg, ठीक है, हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए अपना, कह सकते हो, इफेक्ट शो करने के लिए। लेकिन अगर उसी दवा की कहीं गलती से 200 mg आपने ले ली, तो फिर वो दवा यहाँ पे बॉडी में जो है बहुत ही हार्मफुल या फिर टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, जो टॉक्सिक इफेक्ट और इफेक्टिव डोज के बीच में जो यहाँ पे, कह सकते हो, डिफरेंस है, वो कितना है, वो यहाँ पे सिर्फ 100 mg का है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ही नैरो हो गया। ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक टैबलेट है, वो 100 mg की है, अब एक टैबलेट खाई तो इफेक्ट आएगा, अगर एक से कम खाई तो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक टैबलेट पे इफेक्ट आ रहा है और कहीं गलती से उसने 2 टैबलेट खा ली, तो तब यहाँ पे तुरंत ही टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ही नैरो हो गया, ठीक है। तो अगर किसी दवा का थेरापेटिक इंडेक्स हमारा बहुत ही नैरो है या फिर उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी हमारा दवा की वजह से जो है वो, कह सकते हो, एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी यहाँ पे कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि क्या होता है कि अगर उनको कॉम्बिनेशन में दी जाए तो वो दूसरे दवा के इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, या फिर कह सकते हो उसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कॉज कर सकती हैं। वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्या करती हैं, ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी हमारा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इम्प्योरिटी और फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कोई दवा है, अब उसको फॉर्मुलेट करते समय ही उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हैं, ठीक है, उसको अच्छे से चेक नहीं किया गया, तो ऐसी दवा खाने से भी हमारा जो है एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, तो भाई देखिए, जो न्यू बॉर्न और जो बहुत ही एल्डरली पेशेंट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी कुछ दवाओं को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जो दवा हो सकता है एडल्ट में बहुत ही फाइन वर्क कर रही हो सकता है वो दवा न्यूबॉर्न या एल्डर्स पेशेंट को थोड़ा सा नुकसान कॉज कर सकती है। जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें नेचुरली ही स्लो या फिर बहुत ही फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। तो अगर बहुत ही स्लो मेटाबॉलिज्म हुआ तो क्या होगा, हमारी ड्रग जो है जल्दी से बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, तो ड्रग की क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। और अगर बहुत ही फास्ट हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि दवा जो है बहुत ही अपना इफेक्ट ही ना शो करे। तो ऐसे में पेशेंट क्या करेगा, ऐसे में पेशेंट बहुत ही ज्यादा दवा खाने की कोशिश करेगा, तो उस केस में भी हमारा टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है। एलर्जीज और प्रीवियस रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए भाई, कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पार्टिकुलर किसी चीज से एलर्जी होती है, तो वहां पे भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। और डिजीज, अब मान लीजिए किसी में किडनी या लिवर प्रॉब्लम है, तो भाई देखिए, लिवर से हमारी ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है, किडनी से कहाँ होती है, एक्सक्रीट होती है। अब अगर इन दोनों में प्रॉब्लम हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दवा है वो हमारी बॉडी से जल्दी बाहर नहीं निकलेगी, तो हमारी दवा बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी ने रॉन्ग डोज या फिर किसी दवा, मान लीजिए जो है ओरल रूट से देने के लिए बनी गई थी और उसको यहाँ पे पेरेंटल रूट से दे दिया गया, ठीक है। या फिर प्रोलॉन्ग थेरेपी, यानी कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ दवाएं होती है जिनको बहुत ही लंबे टाइम तक यूज करना होता है, जैसे टीबी के पेशेंट्स में एंटीबायोटिक्स लगभग 8 से 9 महीनों तक दी जाती है। हाइपरटेंशन में तो लाइफ टाइम, डायबिटीज में तो लाइफ टाइम ही दवा खानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब बहुत ही लंबे टाइम तक कोई दवा ली जाए, तो वो दवा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो सकती है, जिसकी वजह से दवा की टॉक्सिसिटी हो सकती है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म यूज। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी दवा को लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए, मॉनिटरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो दवा है, ठीक है, वो हमारी, कह सकते हो, एक सेफ लेवल को क्रॉस न कर जाए हमारे ड्रग प्लाज्मा में, ठीक है। तो अगर हमारी सेफ लेवल को दवा हमारी क्रॉस कर जा रही है, क्योंकि देखिए, जब बहुत ही लंबे टाइम तक दवा खाई जाती है, तो मान लीजिए पेशेंट सुबह शाम दवा खाया जा रहा है। अब कभी ऐसा हो कि दवा बॉडी से अच्छे से
निकल नहीं पा रही है और पेशेंट ने जो है तुरंत ही नई डोज ले ली, तो वहां पे क्या होगा, उसका ओवरडोज हो सकता है। तो उस ओवरडोज की वजह से, अब देखिए ओवरडोज क्यों हुआ, ओवरडोज उसने जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन चूंकि दवा बहुत ही लंबे समय से चल रही है तो हो सकता है, ठीक है, कि जो है गलती से ओवरडोज हो जाए तो वहां पे भी हमारा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे हमारे कुछ पॉसिबल कॉजेज हो जाते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे ये दो टाइप के क्लासिफाई हो जाते हैं। पहला हो जाता है प्रिडिक्टेबल, यानी प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको थोड़ा बहुत बताया जा सकता है कि हाँ ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। और दूसरा आ जाता है अनप्रिडिक्टेबल। अब इसके अंदर भी तीन तीन सब टाइप है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है प्रिडिक्टेबल रिएक्शन। तो देखिए प्रिडिक्टेबल मतलब कि यहाँ पे इन रिएक्शंस को पता लगाया जा सकता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जब हो जाती हैं तो ये पता होता है कि हाँ, या फिर बाद में पता चल जाता है कि चलो ये इस वजह से हुई है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पे क्यों होती है और क्यों हुई है इसमें पता ही नहीं चल पाता है। तो प्रिडिक्टेबल की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ये दवा के नॉन एक्शन की वजह से होता है और ये हमारा जो है यूजुअली डोज रिलेटेड होता है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग इसके तीन टाइप को देखें तो आप लोग ज्यादा क्लियर समझोगे। जैसे कि सबसे पहला आता है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखिए एक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे वही है कि जब कुछ दवाएं हमारी बहुत ज्यादा पोटेंट पोटेंट होती हैं, या फिर कभी कभी कुछ दवा यहाँ पे मान लीजिए उसका जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो स्लो हो गया, तो ऐसे में जो दवा है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा या फिर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपना शो कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, मतलब ऐसी दवा जो कि ब्लड प्रेशर को लो करती है। अब मान लीजिए कि इस पेशेंट ने खाई, उसका बीपी बढ़ा रहता है तो उसने खाई, लेकिन पता चले उस दवा ने कुछ ज्यादा ही इफेक्ट शो कर दिया। मतलब कि भाई देखिए, बीपी हाई था तो लो करना था डेफिनेटली, लेकिन उसने लो की बजाय कुछ ज्यादा ही लो कर दिया। अब बहुत ज्यादा लो कर देगा तो क्या होगा भाई, उसका ब्लड प्रेशर लो ही हो जाएगा, तो वो भी हमारा एक प्रॉब्लम कॉज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, एक्सेसिव मतलब कि दवा ब्लड प्रेशर को कम तो करना था लेकिन एक नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दवा ने क्या किया, कुछ ज्यादा ही कम कर दिया, तो ये हमारा एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, देखिए ज्यादातर जो दवाएं होती हैं उनका एक से ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि जो मेन पर्पज के लिए आपने दवा खाई है, चलिए उसने वो तो काम किया, लेकिन उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट था, मतलब उसका एक और इफेक्ट भी था, उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। जैसे कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारी कह सकते हो बैड बैक्टीरिया फिर बैक्टीरिया को किल करती हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स का मतलब है बैक्टीरिया को किल करने वाली दवा। अब जनरली इसको हम लोग तब लेते हैं जब हमारी बॉडी में कुछ बैड बैक्टीरिया फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स हम लोग ले तो रहे हैं अपने बैड बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे गट माइक्रोबायोम्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, ठीक है, हमारे डाइजेशन वगैरह के लिए। तो वहां पे भाई एंटीबायोटिक्स जो है क्या करेगा, उन बैड के साथ साथ इन गट बैक्टीरिया को भी किल करेगा, जिसकी वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और फिर थर्ड हमारा जाता है रीबाउंड रिस्पॉन्स और डिसकंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब दवा पेशेंट ले रहा है और दवा अचानक से पेशेंट लेना बंद कर दे, ठीक है, मतलब पेशेंट समझ लो दवा काफी लंबे टाइम से ले रहा है और उसको लगे कि अब जो है मुझे कोई नुकसान नहीं है, अब जो है मेरा काम खत्म हो गया है, तो वहां पे उसने दवा लेना अचानक से बंद कर दिया। अब अचानक से बंद करने पे क्या होता है, अचानक से बंद करने पे जो दवा का हो सकता है, जिस चीज के लिए आप लोग दवा ले रहे हो, ठीक है, वो चीज या तो वापस आ जाए या तो पहले जितनी थी बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में वापस आ जाए। जैसे कि जो हमारा बीपी होता है, ठीक है, जब बीपी बढ़ जाता है तो हम लोग यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स जो है लेते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करी जाती है हाइपरटेंशन में। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी पेशेंट ने अचानक से बीटा ब्लॉकर लेना बंद कर दिया, मतलब अचानक से उसने इस मेडिसिन को लेना बंद किया, तो हो सकता है कि पहले उसका ब्लड प्रेशर जितना बढ़ रहा था उससे और भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है एडवर्स इफेक्ट हो सकता है अगर अचानक से दवा बंद करी जाए। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ प्रिडिक्टेबल रिएक्शन थी जो कि पता लगाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस। तो देखिए जैसा इसका नाम ही है, ये हमारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको पता नहीं लगाया जा सकता और ये डोज पे डिपेंड नहीं करती हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफाइलैक्सिस। तो देखिए एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफाइलैक्सिस मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर मेडिसिन पर रिएक्ट करता है। तो अगर वहां पे रिएक्शन करेगा, ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम उस मेडिसिन पर अटैक करेगा तो वहां पे क्या होगा भाई, स्किन रैशेज, इचिंग या फिर सीवियर शॉक जो है देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे कुछ एलर्जिक रिएक्शन आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आइडियोसिंक्रेसी। अब देखिए आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब ही होता है कि
हर एक पर्सन की जो बॉडी केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा स्पेशल होती है। मतलब सभी, देखिए वैसे तो एक जनरल चीजें सेम ही होती है सभी लोगों में, लेकिन हर एक की बॉडी में कुछ ना कुछ एक स्पेशल कह सकते हो केमिस्ट्री होती है, अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक दवा जो बहुत सारे लोगों में नॉर्मल कोई भी जो है साइड इफेक्ट ना शो कर रही हो, एडवर्स इफेक्ट ना शो कर रही हो सकता है किसी पार्टिकुलर पर्सन में शो कर जाए ड्यू टू इट्स स्पेशल बॉडी केमिस्ट्री, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक दवा है, वो 99 लोगों में बहुत ही नॉर्मल काम कर रही है, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा इंडिविजुअल हो जिसकी बॉडी केमिस्ट्री की वजह से वो वहां पे एडवर्स इफेक्ट कॉज कर जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सीवियर हेमोलिसिस विद सर्टेन ड्रग्स इन प्यूपिल लैकिंग G6PD एंजाइम। तो देखिए G6PD हमारा एक एंजाइम होता है जो कि इवेंचुअली हमारा ग्लूटाथियोन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में थोड़ा सा कम सिंथेसाइज होता है, और जब कम बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूटाथियोन हमारी आरबीसीज को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब ग्लूटाथियोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है G6PD एंजाइम की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीमोलिसिस होता है। हीमोलिसिस का मतलब है आरबीसी सेल्स का बर्स्ट हो जाना, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन हो जाना। तो अगर यहाँ पे किसी पर्सन में G6PD एंजाइम की कमी है तो उस पेशेंट में यहाँ पे हो सकता है कुछ दवाओं की वजह से या फिर नेचुरली भी हमारे यहाँ पे हीमोलिसिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आइडियोसिंक्रेसी हो गया। और फिर हमारा आ जाता है जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट। अब देखिए ये थोड़ा आइडियोसिंक्रेसी से मिलता जुलता ही है, बट फिर भी आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए अब इसका मतलब ये है कि किसी किसी पर्सन में जो है जेनेटिकली ही वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। तो देखिए वही चीज है, आइडियोसिंक्रेसी में भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ना। तो जेनेटिकली डिफरेंस इन एंजाइम्स और रिसेप्टर कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो स्लो एसिटाइलेटर्स गेटिंग नर्व डैमेज फ्रॉम आइसोनायाजाइड। अब देखिए आइसोनायाजाइड होती है हमारी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी टीबी के पेशेंट्स में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में। तो अब देखिए ये जो आइसोनायाजाइड है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एसिटाइलेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट्स में एसिटाइलेशन थोड़ा सा स्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, आइसोनायाजाइड का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आइसोनाइजाइड ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगी। अब देखिए जब ये ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहती है, ठीक है, तो ये करती क्या है, ये हमारा जो है कह सकते हो हमारे कुछ न्यूरो होते हैं जो कि गाबा वगैरह हो गए, उनकी सिंथेसिस को थोड़ा सा इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा नर्व डैमेज देखने को मिल सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ADRS। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखो तो यहाँ पे देखिए जो आप लोग का सिलेबस है, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस में हमारा आ जाता है मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब दिया तो इस तरीके से, लेकिन जो एग्जाम है, एग्जाम में आप लोगों से सवाल आता है डिफाइन वेरियस मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए अब सिलेबस में तो ड्रग इंटरेक्शन दिया हुआ है, लेकिन सवाल आता है एडीआर से, तो दोनों ही सेम ही है, मतलब चाहे ड्रग इंटरेक्शन का डिटेक्ट करने का मेथड पूछे चाहे एडीआर को डिटेक्ट करने के मेथड पूछे, आप लोग को यही लिख के आना है, इतना आप लोग समझिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर का मतलब है कि मान लीजिए किसी पेशेंट में अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है तो उसको पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 तरीके आ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, कोहोर्ट स्टडीज, रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज और केस कंट्रोल स्टडीज। तो इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट मेथड के बारे में, तो ये हमारा हो जाता है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। देखिए स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट ने दवा ली, ठीक है, अब उस पेशेंट को दवा लेने के बाद मान लीजिए कोई ऐसा अनयूजुअल एडवर्स इफेक्ट हुआ, और उसने क्या किया, उसने तुरंत यहाँ पे जो है पेशेंट फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को तुरंत जाके जो है इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ पे डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जो है तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस दवा की वजह से यहाँ पे साइड इफेक्ट हो रहा है। अब ऐसे करके अगर उनको दिखे अब सिर्फ एक पेशेंट में हो रहा है तो वहां पे उसको तुरंत ही नहीं मान लिया जाता कि हाँ इसी दवा की वजह से एडीआर हो रहा है। अब अगर इसी तरह की रिपोर्ट उनको बहुत सारे पेशेंट की तरफ से मिलती है तो यहाँ पे जो है क्या होता है, कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाँ इस दवा की वजह से ये पॉसिबल एडीआर हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट और इवन पेशेंट रिपोर्ट एनी अनयूजुअल और सीरियस साइड इफेक्ट दे नोटिस आफ्टर टेकिंग अ ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारे जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स वगैरह को। द फार्माकोविजिलेंस सेंटर कलेक्ट दीज रिपोर्ट्स एंड लुक्स फॉर पैटर्न्स और सिग्नल्स। अब यहाँ पे देखिए जब डॉक्टर से फार्मासिस्ट को ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं तो वो यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सेंटर होता है उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं, और वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है और यहाँ पे देखा जाता है कि कोई पैटर्न तो नहीं निकल रहा है, कि मतलब एक ही दवा की वजह से बहुत सारे लोगों में सेम टाइप का एडीआर तो नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वहां पे उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है।
If many similar case appears for from the same medicine, it suggests a possible ADR. Good for spotting rare or unexpected reaction, but many cases may go unreported. अब यहाँ पे देखिए मेन चीज क्या है कि भाई पेशेंट जब रिपोर्ट करेगा तभी पता चलेगा। अब अगर पेशेंट ने दवा ली, मान लीजिए उसको एडवर्स इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर उसने कभी डॉक्टर फार्मासिस्ट को बताया ही नहीं, तो वहां पे बहुत सारे केसेस जो है अनरिपोर्टेड भी जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोहोर्ट स्टडी। अब देखिए कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है, इसमें हमारे दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है जिसमें जो हमारी मेडिसिन उसको दिया जाता है, एक हमारा दूसरा ग्रुप भी होता है जिसमें जो हमारी मेडिसिन है उसको नहीं दिया जाता या फिर कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जाती है। अब दोनों ग्रुप को यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मतलब रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है काफी लंबे टाइम तक। अब उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा जो ग्रुप है वो यहाँ पे ज्यादा रिएक्शन शो कर रहा है। तो अगर जो हमारा जो है एक्सपोज्ड ग्रुप है, एक्सपोज्ड मतलब जिसको दवा दी गई है, ठीक है, अगर वहां पे हमारा ज्यादा एडीआर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो दवा है, ठीक है, उसकी वजह से मतलब जो दवा दी जा रही है उसी की वजह से हमारा एडीआर आ रहा हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे सभी लोगों को होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में ये चेक करने के लिए कि ये प्रॉब्लम हमारी दवा की वजह से ही हो रही है या फिर किसी और वजह से हो रही है, इस केस में हम लोग यहाँ पे कोहोर्ट स्टडी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। तो देखिए रिकॉर्ड लिंकेज का मतलब क्या होता है कि इसमें इसमें समझ लो कि आज तक, ठीक है, जितने भी पेशेंट्स ने और जो भी हमारा एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, मतलब कि हेल्थ रिकॉर्ड, हॉस्पिटल डाटा, इंश्योरेंस फाइल्स, इन सभी को मिला के मतलब जो भी डाटा अवेलेबल है मार्केट में या फिर हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड में, उन सभी को मिला के यहाँ पे एक आउटकम निकाला जाता है, ठीक है, और इस आउटकम के थ्रू पता लगा जाता है कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, जो भी मेडिसिन है उसकी वजह से कोई पार्टिकुलर एडीआर तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे इस जो है कह सकते हो जो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर उनके बेसिस पे हमारी स्टडी की जाती है तो वो हमारा हो जाता है रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी, ठीक है। एनालिस्ट चेक वेदर पीपल टेकिंग अ पर्टिकुलर मेडिसिन शो अ हायर रेट ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, covers very large population and is cost effective but depends on the accuracy of recorded data। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि हमें कोई नई स्टडी नहीं करनी है, जो भी डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को चेक करते हैं। लेकिन अब यही है कि जो रिकॉर्डेड डाटा है, ठीक है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उस पर हमारी एक्यूरेसी डिपेंड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है केस कंट्रोल स्टडी। अब देखिए केस कंट्रोल, जैसे इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, केस कंट्रोल। देखिए केस केस का मतलब हमारा होता है, देखिए अब इसमें हमारा एक ऐसा ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है, ठीक है, मतलब जैसे ऐसे समझिए ए हमारी एक दवा है, ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि दो ग्रुप ने ले, एक हमारा पहला ग्रुप, एक हमारा दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्या कि जो ए मेडिसिन है, एक ग्रुप ने जब इसको लिया तो इस ग्रुप में हमारा देखने को मिला एडीआर, ठीक है, और इसी सेम मेडिसिन को जब दूसरे ग्रुप ने लिया तो यहाँ पे हमारा एडीआर जो है नहीं देखने को मिला या फिर कंपेरेटिवली बहुत ही कम देखने को मिला। तो इन दोनों देखिए, अब जिसमें एडीआर देखने को मिला इसको बोलते हैं केसेस, मतलब केस मतलब कि जहां पे एडीआर का केस आया, और कंट्रोल मतलब कि जहां पे एडीआर नहीं आया, कंट्रोल हो गया, तो ये हमारा हो गया कंट्रोल। केस मतलब वो ग्रुप जहां पे एडीआर शो हुआ, कंट्रोल मतलब वो ग्रुप जहां पे एडीआर नहीं शो हुआ। Then they look at past record to see how many in each group were exposed to the suspected drug, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाद में जो है दोनों में चेक किया जाता है कि दोनों ग्रुप में से कितने लोगों ने जो है एक्चुअल में दवा ली और कितने लोगों ने एडीआर डेवलप किया। इफ ड्रग एक्सपोजर इज मच मोर कॉमन इन केसेस देन इन कंट्रोल, और यहाँ पे फिर देखा जाता है कि जैसे भाई देखिए जो हमारा कंट्रोल है, ठीक है, तो वहां के कंपेयर में अगर केसेज में ज्यादा लोगों ने कोई पार्टिकुलर ड्रग ली है, ठीक है, और उसी की वजह से एडीआर आ रहा है, तो यहाँ पे पता लगा लिया जाता है कि हाँ जो हमारा एडीआर है वो हमारा उसी पार्टिकुलर ड्रग की वजह से है, ठीक है। स्पेशली यूजफुल फॉर रेयर एडीआर बट इट ओनली शोज एसोसिएशन नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ कॉज। अब देखिए मेन चीज ये है कि यहाँ पे भी जो है एक लिंक जोड़ी जा सकती है लेकिन एक एब्सोल्यूट प्रूफ हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के मेथड्स हो जाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एडीआर। तो देखिए रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि कहीं अगर एडीआर देखने को मिल रहा है तो उसको किस तरीके से रिपोर्ट या फिर मैनेज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कहावत है, ठीक है, द हार्डर यू लुक द मोर यू फाइंड, मतलब कि जितना गहराई से जितना अच्छे से आप देखोगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये कहावत हमारी एडीआर पे बहुत ज्यादा फिट होती है, क्योंकि देखिए जैसे कि जब बहुत अच्छे से बहुत डीपली हमारा जो है इसके ऊपर स्टडी करी जाती है तो ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एडीआर को अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से पहचान सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई एडीआर हमारी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि बहुत ही सीरियस इमरजेंसी भी हमारी एडीआर की वजह से हो सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, लो ब्लड शुगर, कोमा, हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, कन्वल्सन, ठीक है, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे हमारे एडीआर में आ जाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट दिस सिचुएशन बाय फॉलोइंग प्रॉपर गाइडलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि अ मोर पोटेंट ड्रग हैव अ हायर चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, रिलायबल मैनुअल्स और रेफरेंस बुक्स ऑन ड्रग इंटरेक्शन शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर क्विक चेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है तो उसके एडीआर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बाकी किसी भी दवा को देते समय अगर दो दवाओं को दी जा रही है तो दो दवाओं के क्या क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं उसके बारे में जो भी हमारी रिलायबल मैनुअल्स या फिर रेफरेंस है वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए और डॉक्टर को हमेशा चेक करना चाहिए, फिर उसको पता होना चाहिए कोई भी दवा को साथ में प्रिस्क्राइब करते समय। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो एडीआर को कह सकते हो पता लगाया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड इन आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग एडीआर, तो यहाँ पे देखिए एडीआर में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो देखिए सबसे पहले फार्मासिस्ट हमारा चेक करता है पेशेंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए जो भी फार्मासिस्ट है उसको जो है सबसे पहले चेक करना चाहिए कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं रही है, क्योंकि देखिए पूरी पॉपुलेशन में कम से कम 10 से 25% लोग ऐसे होते हैं जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं एक या ज्यादा ड्रग से। मतलब कि कह सकते हो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 10 से 25% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर ड्रग देने पे उनका ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट को पहले चेक करनी चाहिए। आस्क इफ, और यहाँ पे देखिए पेशेंट से पूछना चाहिए कि उसको किसी एलर्जी, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से, और अगर है, अगर आंसर यस में आता है तो यहाँ पे पता लगाना चाहिए कि कौन सी ड्रग है और किस टाइप का एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट हमारा था ड्रग प्रोफाइल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए ड्रग प्रोफाइल रिकॉर्ड का मतलब है कि जो फार्मासिस्ट है उसको यहाँ पे एक कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए पेशेंट की फैमिली हेल्थ का, और कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट ने यूज करी या फिर उसके पेशेंट के फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं चली आ रही है। दिस हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू नो ऑल द ड्रग द पेशेंट यूजेस एंड टू प्रिवेंट और कंट्रोल एडीआर। ठीक है, तो इससे हमारे फार्मासिस्ट को एक हेल्प मिल जाती है एडीआर कंट्रोल करने में। फिर नेक्स्ट हमारा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो फार्मासिस्ट और डॉक्टर शुड चेक रिलायबल लिटरेचर। तो यहाँ पे देखिए जो भी डाटा, लिटरेचर मतलब वही है कि जो भी लिटरेचर डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको भी फार्मासिस्ट को चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, कि कोई पॉसिबल एडीआर तो नहीं मिल सकता किसी पार्टिकुलर मेडिसिन से। फिर ड्रग लेवल स्टडीज। तो यहाँ पे देखिए जैसे जब पेशेंट को दवा लेना स्टार्ट किया गया तो दवा देने के बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट को जो है ड्रग लेवल्स को भी मेजर करते रहना चाहिए कि कहीं ड्रग लेवल यहाँ पे एक सेफ लिमिट को क्रॉस न कर जाए ब्लड प्लाज्मा में। तो अगर वो क्रॉस करेंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो वो सारी चीजें भी हमारे यहाँ पे जो है पेशेंट को देखते रहना चाहिए फार्मासिस्ट को। उसके बाद थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे देखिए जब भी किसी दवा को बंद करना है तो उसमें फार्मासिस्ट की एडवाइस बहुत मैटर करती है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को दवा को बंद करना है तो उसको सबसे पहले फार्मासिस्ट से एडवाइस लेना चाहिए, तभी उस दवा को बंद करना चाहिए। इवेल्युएट द रिस्क बेनिफिट रेशियो बिफोर कंटिन्यूइंग और रिप्लेसिंग अ ड्रग। ठीक है, और यहाँ पे फार्मासिस्ट को चेक करना चाहिए कि अगर उस दवा को बंद करना है या फिर रिप्लेस करना है तो उससे कोई रिस्क या फिर जो है बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर रिस्क है तो उसको तुरंत नहीं करना चाहिए, बेनिफिट है तो कर देना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी चाहिए। तो देखिए वैसे तो आप समझ ही रहे होगे कि आज का ये सारे काम तो आजकल डॉक्टर्स खुद ही कर ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ये काम हमारा फार्मासिस्ट का ही होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अपना सिलेबस देखें तो यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में फोर्थ टॉपिक दे रखा है कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये जो हमारे आसपास मेडिकल स्टोर्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं रिटेल एंड होलसेल, उन्हीं के बारे में इसके अंदर हमें देखना है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अपने फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, तो देखिए अगर इसको हम लोग एक सिंपल शब्दों में समझे ना तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर के बारे में ही बात होने वाली है। यानी कि जो मेडिकल स्टोर हम लोग अपने आसपास देखते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या कह सकते हैं हम लोग कि मेडिकल स्टोर मतलब कि जहाँ पे सिर्फ दवाएं मिलती हों, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में हमारा मेडिकल स्टोर के साथ साथ छोटी मोटी पेशेंट काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑफर करी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट वगैरह लग गई तो दवा पट्टी हो गया, किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाना हो गया, किसी का बीपी शुगर मेजरमेंट करना हो गया। तो वो सारी चीजें भी अगर हमारी एक मेडिकल स्टोर में होती हैं दवा बिकने के साथ साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए कम्युनिटी मतलब एक छोटे कस्बे या फिर कुछ लोगों की कम्युनिटी, और फार्मेसी मतलब कि उन कम्युनिटी के लिए जो एक स्पेशलाइज्ड फार्मेसी हो जहां पे सारी छोटी मोटी सुविधाएं भी ऑफर करी जाती हों, तो वो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी हो गया। बाकी कुछ खास नहीं है, जो जिले कस्बे में छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े भी होते हैं वो सारे हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं।
अ कम्युनिटी फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी वेयर लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइसेंस फार्मासिस्ट होता है जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो भी हमारा डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर होता है। बेसिक हेल्थ सर्विसेज मतलब कि जैसे कि हमारा दवा पट्टी हो गया, इंजेक्शन लगाना हो गया, ये सारी चीजें भी ऑफर करी जाती हैं। बाकी ये हमारी यूजुअली या तो एक रिटेल फार्मेसी होती है या तो केमिस्ट शॉप होती है जो कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन को डिस्पेंस करती है, मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं होती है उनको बेचती है, उनको मतलब सेल करती है, ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग्स को भी यहाँ पे डिस्पेंस किया जाता है और पेशेंट काउंसलिंग भी यहाँ पे ऑफर करी जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस को देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन। यानी कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन की दवा है और ओवर द काउंटर मतलब कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जो दवाएं मिल जाती हैं उन सभी को यहाँ पे वो सभी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे प्यूपिल यानी कि जो भी दवा लेने आ रहा है पेशेंट उसको गाइड करना कि कैसे यूज करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे दवा को स्टोर करना है ताकि वो खराब ना हो। उसके बाद यहाँ पे बेसिक हेल्थ पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, वेट हो गया, ठीक है, बीएमआई वगैरह हो गया, तो इन सबको मेजर करना भी हमारा यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे देखिए जो भी वैक्सीन वगैरह की सर्विसेज होती हैं वो भी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी ऑर्डर करती है। माइनर फर्स्ट एड सर्विसेज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी मेडिसिन यहाँ पे सेल हुई या फिर खरीदी गई उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें भी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी के फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे पीपल को मतलब जो भी पब्लिक है उसको डिजीज के प्रिवेंशन यानी कि जो भी दवा बीमारियां हैं उससे बचने के लिए पहले से ही अवेयर करना, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोट करना, ठीक है, सेफ ड्रग का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारी कम्युनिटी फार्मेसी जो है ऑफर करती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, अगर वो मेडिकल स्टोर पे गया हुआ है, ठीक है, और अगर जो भी फार्मासिस्ट है उसको लगता है कि यहाँ पे इसको डॉक्टर को जो है रेफर करना चाहिए, तो वहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर को रेफर करना। अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मतलब कि अगर और भी किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, पेशेंट को किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत है तो वहां पे भी उसको रेफर करने का काम हमारा कम्युनिटी फार्मेसी का होता है। तो ये हमारा कम्युनिटी फार्मेसी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग स्टोर के बारे में, यानी कि जो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी होता है या फिर इसी को हम लोग ड्रग स्टोर भी बोल सकते हैं या फिर जो भी हमारा मेडिकल शॉप होती है, तो उसका कैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा साइज के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ हमारे बहुत ही छोटे मेडिकल शॉप होते हैं, कुछ कुछ बड़े होलसेल ड्रग स्टोर भी होते हैं, तो उनके हिसाब से हमारा वेरी करता है। बाकी देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारा शेड्यूल एन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और अगर मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिटेल स्टोर के लिए कम से कम 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और होलसेल के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना ही चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिनको भी यहाँ पे दवाएं या फिर सर्विसेज ऑफर करनी है उसके सेंटर में हमारी लोकेशन होनी चाहिए हमारे ड्रग स्टोर की। उसके बाद यहाँ पे एंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ठीक है, तो जो सुख सुविधाएं जो है एक्सेसिबल हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब कि जो भी फार्मेसी है, ठीक है, वो हमारी पीपल्स के थ्रू एक्सेसिबल हो, यानी कि वो इजिली उसको फाइंड कर सके, है ना, वहां आने जाने में उनको दिक्कत ना हो, वहां प्रॉपर पार्किंग का स्पेस हो और फ्री पार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पार्किंग के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए एक आइडियल डिजाइन के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें कि भाई एक आइडियल लेआउट डिजाइन का क्या मकसद होता है, तो सबसे पहला जो कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है यही होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। उसके बाद सेल को बढ़ाना, ठीक है, जो भी दवाएं हैं उनकी सेल को बढ़ाना। उसके बाद देखिए दवाओं को बेचने में जो एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं उनको कम से कम रखना। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करना और एक प्रॉपर स्पेस होना ताकि जो भी मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक है, ठीक है, ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस है, तो ये सारी चीजों के लिए एक स्पेस होना ही चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिजाइन ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर के बारे में, यानी कि देखिए जो रिटेल सेल ड्रग स्टोर होते हैं, ठीक है, जहां से जो हमारा पेशेंट होता है वो डायरेक्टली दवाओं को लेता है, तो उसकी डिजाइन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हमें उसका एक आइडियल लेआउट डिजाइन देखने को मिलता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले हमें एक डिस्प्ले विंडो देखने को मिलता है, तो यहीं पे हमारा सारी दवाएं ऑफर करी जाती हैं, ठीक है, और यहीं पे सारा मतलब सारी कुछ डिस्प्ले होता है, ठीक है, जहाँ पे जो भी हमारे मेडिसिन से प्रोडक्ट है वो कस्टमर यहाँ पे देख सकता है और यहीं पे हमारा मतलब पेशेंट कस्टमर को हमारा
पेशेंट को हमारी दवाएं मिलती भी हैं। उसके बाद ये वेटिंग एरिया होता है, अगर मान लीजिए तो वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी रैक्स लगी होती हैं, तो इन रैक्स में दवाएं स्टोर होती हैं। उसके बाद एक हमारा फ्रीजर भी होता है, जो कि हमारा कह सकते हो ऐसी दवाएं जिनको लो टेम्परेचर पर रखना है उनके लिए फ्रीजर भी होता है। फिर एक चेयर और टेबल भी लगी होती है, तो ये बेसिकली हमारा जनरली फार्मासिस्ट के लिए होती है, ताकि जैसे जब भी वो लोग दवाओं को ले रहे हैं, ठीक है, तो दवाओं को निकाल के सबसे पहले यहीं पे मेजर वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारा एंट्रेंस होता है, जहाँ से जनरली हमारा जो भी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, या फिर एमआर वगैरह भी होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ पे एंट्रेंस वगैरह होता है। तो ये एक आइडियल लेआउट डिजाइन हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ों को देखें, तो सबसे पहला जो डिस्प्ले विंडो है, तो डिस्प्ले विंडो में क्या होता है कि हमारा जो है फॉर शोइंग इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, ठीक है, तो जरूरी चीजें कस्टमर को दिख जाएं। एंट्रेंस तो फॉर इजी एक्सेस फॉर कस्टमर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कस्टमर अंदर आ सकता है। उसके बाद वेटिंग एरिया, तो स्मॉल स्पेस फॉर कस्टमर्स टू वेट, ठीक है। उसके बाद हमारा काउंटर टेबल एंड चेयर फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड बिलिंग, तो यहाँ पे हमारी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कस्टमर बैठा हुआ है, तो यहीं पे सारी बिलिंग वगैरह और दवाओं की डिस्पेंसिंग यहीं पे हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीजर होता है, तो जो भी मेडिसिन हैं जिनको रेफ्रिजरेशन की नीड है उनके लिए फ्रीजर होता है। फिर स्टोरेज एंड रैक्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे मेडिसिन को सिस्टमेटिकली यहाँ पे स्टोर किया जाता है और रखा जाता है। तो ये हो जाता है डिजाइन ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिजाइन ऑफ होलसेल ड्रग स्टोर के बारे में, तो देखिए होलसेल मतलब कि जहाँ पे हमारी होलसेल में दवाएं मिलती हैं, तो ये थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारे रैक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रीजर हो गया, फिर रैक देखिए हमें कई सारी देखने को मिलती है क्योंकि दवाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर यहाँ पे वेटिंग एरिया हो गया, ये हमारा टेबल चेयर वाला एरिया हो गया, डिस्प्ले विंडो हो गई, एंट्रेंस हो गया। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो डिस्प्ले विंडो एंड एंट्रेंस हमारा क्या है, सेम पर्पज एज रिटेल बट वाइडर। तो यहाँ पे भी हमारा मतलब पर्पज सेम ही होता है कि कस्टमर हमारा देख सके सारी दवाओं को, तो बट थोड़ा सा बड़ा होता है। अब उसके बाद हमारा रैक्स की बात करें तो मोर रैक्स फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रैक देखने को मिलती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं स्टोर करी जा सके। उसके बाद टेबल एंड चेयर फॉर स्टाफ टू चेक एंड पैक ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल और चेयर होती है जो कि स्टाफ के लिए होती है बेसिकली। वेटिंग एरिया होता है हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर के लिए और हमारे बायर्स यानी कि पेशेंट्स और कस्टमर्स के लिए। उसके बाद फ्रीजर कोल्ड स्टोरेज, ताकि जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन है उनको स्टोर किया जा सके। तो ये हमारा हो जाता है डिजाइन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है फार्मास्यूटिकल सेंटर। अब देखिए फार्मास्यूटिकल सेंटर में क्या होता है ना कि हमारे हेल्थ आइटम्स लाइक मेडिसिन वगैरह तो मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए भी एक अलग से सेपरेट एरिया देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सप्लाईज के साथ साथ हमें कॉस्मेटिक्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर। अब इसमें क्या होता है कि ये मेनली हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे ही फोकस करता है, मतलब कि जो दवाएं हमारी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मिलती हैं उन्हीं पे हमारी ज्यादा ये फोकस करता है। बाकी ये हमारा काफी प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड प्लेस होता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर। अब ये ड्रग स्टोर हमारा ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो भी आइटम्स वहां पे हैं उनको पेशेंट जाके देख सकता है, ठीक है, कि पेशेंट सी एंड वॉक एंड सी एवरीथिंग इट हैज टू ऑफर, ठीक है। बाकी ये हमारा डिजाइन किया जाता है ताकि पेशेंट के लिए जो है चीजें अपीलिंग और कन्वीनियंट हो सके। उसके बाद हमारा सुपर ड्रग स्टोर आ जाता है। अब सुपर ड्रग स्टोर को बिल्कुल आप एक मॉल की तरह समझिए कि यहाँ पे पेशेंट खुद से जाके चीजों को सेल्फ सर्विस है ना, कि मतलब पेशेंट खुद जाके आइटम्स को फाइंड करके और उनको क्विकली यहाँ पे ले सकता है। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर। अब यहाँ पे हमारा पेशेंट जो है मतलब एसलेस, मतलब कि जो भी एरिया है उसके अंदर खुद जाके नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर होता है काउंटर पे जो कि पेशेंट को जो भी चाहिए होता है वो यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस एक की पार्ट होता है एक्सपीरियंस का। तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो कि हमें रिटेल या फिर होलसेल ड्रग स्टोर के लिए चाहिए होती हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला आ जाता है हमारा लाइसेंस। तो लाइसेंस में देखिए सबसे पहला आता है जनरल लाइसेंस, ठीक है, जो कि होना ही चाहिए। तो अब ये लाइसेंस क्या होता है, ये लाइसेंस हमारा एक इंडिविजुअल को ग्रांट किया जाता है, ठीक है, जो कि हैविंग प्रेमिसेस मतलब कि वो बिल्डिंग यानी कि वो जगह जहां पे हमारा दवाएं बेची जानी है, ठीक है। तो जो भी बंदा उस प्रेमिसेस को मतलब उसके जिसके पास प्रेमिसेस होता है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, या फिर वो एम्प्लॉय भी रख सकता है, ठीक है, और मे हिमसेल्फ बी अ क्वालिफाइड पर्सन, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो ऑनर है वो क्या कर सकता है, वो अपने अंडर में कुछ एम्प्लॉय भी रख सकता है और या फिर वो खुद भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है, ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है जो कि हमारा सेल ऑफ ड्रग स्टोर को सुपरवाइज करे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेगा,
ऐसी दवाएं जो कि C1 और X को छोड़ के जितनी भी दवाएं हैं उनके लिए अगर हमें लाइसेंस लेना है तो हमें फॉर्म नंबर 20 फिल करना होगा। अब ऐसी दवाएं जो कि C और C1 के अंदर मेंशन है लेकिन X को छोड़कर, देखो यहां पे C1X इन तीनों को छोड़कर जो दवाएं हैं उनका फॉर्म मिलेगा 20 में, C1 के अंदर जो भी दवाएं हैं उनका जो फॉर्म है वो मिलेगा 21 में, और शेड्यूल X के अंदर जो भी दवाएं हैं, ठीक है, उनका फॉर्म मिलेगा 20F में। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फॉर फॉर्म 20 डील्स विथ लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग स्टोर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1 एंड X। ठीक है, तो C1X को छोड़कर जितनी भी दवाएं उनके लिए फॉर्म 20 फिल करना होगा लाइसेंस लेने के लिए। फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन C एंड C1 एंड दोज एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, यानी कि C1 में जो भी दवाएं है X को छोड़कर उसके लिए फॉर्म होगा 21 और शेड्यूल X के लिए फॉर्म होगा 20F। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म हमें फिल करने होंगे लाइसेंस के लिए। बाकी अगर हम लोग और भी कंडीशंस को देखें तो उसके लिए द ऑनर शुड डिस्प्ले द लाइसेंस। ठीक है, तो जब भी लाइसेंस यहाँ पे मिल जाता है तो उसको यहाँ पे जो भी प्लेस है जहां पे भी हमारी दवाएं सेल हो रही हैं वहां पे फ्रंट पे ही डिस्प्ले होना चाहिए ताकि पब्लिक देख सके लाइसेंस को। उसके बाद लाइसेंसी शुड फुलफिल ऑल द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी लाइसेंस लेने वाला है, ठीक है, उसको सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल करनी होंगी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो भी रूल्स वगैरह मेंशन है। उसके बाद एनी चेंज, अगर देखिए जैसे लाइसेंस लेते वक्त जितने भी स्टाफ वगैरह की एंट्री हुई है, ठीक है, जो भी स्टाफ मेंशन किए गए हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद द ऑनर शुड टेक परमिशन फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द सेल ऑफ एडिशनल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो जो भी एडिशनल कैटेगरीज हैं, मतलब कि जैसे C1X के लिए जो भी ड्रग्स हैं तो उनके लिए परमिशन भी लेनी होती है सेल करने से पहले। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जनरल लाइसेंस। और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करें तो देखिए ये हमारी ऐसा लाइसेंस होता है जो कि हमारी जो दवाएं हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली उनको नहीं सेल किया जा सकता, उनके लिए जो लाइसेंस होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। बाकी देखिए द लाइसेंस आर ग्रांटेड, अब ये लाइसेंस किसके लिए ग्रांट किया जाता है, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1X एंड दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। ठीक है, यानी कि देखिए मतलब कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग इस लाइन को समझे तो जो C और C1 के अंदर जो भी ड्रग्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन के थ्रू बेचा जाता है, तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 20A फिल करना। अच्छा, यहाँ पे भी X वाली ड्रग्स को एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, तो 20A और 21A हमें फिल करना होता है C और C1 की ड्रग्स को सेल करने के लिए। और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की कंडीशंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए द ड्रग शुड बी सोल्ड इन इट्स ओरिजिनल कंटेनर। ठीक है, जो भी ओरिजिनल कंटेनर है उसी में सेल होना चाहिए। उसके बाद लाइसेंसी को हमारी फुलफिल करनी होंगी ऑल दी प्रोविजंस, ठीक है, जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे एक ड्यूलाई लाइसेंस डीलर, मतलब कि जो एक कह सकते हो वेरीफाइड डीलर होता है, ठीक है, उसी से हमें यहाँ पे ड्रग्स को परचेस करना होता है। और द लाइसेंसर शुड बियर प्रेमिसेज इक्विप्ड विद रिक्वायर्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब कि जो भी प्रेमिसेज मतलब जो भी जगह है उसके अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट प्रॉपर स्टोरेज होनी ही चाहिए, ठीक है, ड्रग्स को सेल करने के लिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए अगर किसी को होलसेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मिनिमम उसको मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए और कम से कम यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स को सेल करने में। ठीक है, इन अ केमिस्ट शॉप ऑन सैलरी बेसिस, या फिर उसके अंदर जो है या फिर जो पर्सन है, ठीक है, वो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में कम से कम। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। एंड ऑल्सो शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अगर स्टेट फार्मेसी में रजिस्टर्ड होना है एज अ फार्मासिस्ट तो कम से कम डी फार्मा का लाइसेंस होना ही चाहिए, डी फार्मा चाहिए ही चाहिए। A person who has sufficient capital and is interested to start a drug store can also do so by appointing a registered pharmacist on whole time basis। अब मान लीजिए कोई बंदा है जिसके पास सफिशिएंट कैपिटल है, मतलब उसके पास काफी पैसा है और वो एक ड्रग स्टोर खोलना चाह रहा है, और मान लीजिए उसने डिप्लोमा वगैरह खुद नहीं किया हुआ है, तो वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को पूरे मतलब होल टाइम के लिए, मतलब भाई वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पूरे टाइम दुकान पे होना चाहिए, उसको हायर करके भी हमारा स्टार्ट कर सकता है ड्रग स्टोर। तो ये हमारी चीजें हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे स्टोर अरेंजमेंट्स की बात करें तो देयर शुड बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स। ठीक है, रैक्स वगैरह होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, विटामिन प्रोडक्ट्स हैं, टेम्परेचर, और जैसे कि अगर जो भी दवाएं हैं जिनके लिए कम से कम टेम्परेचर चाहिए तो एक रेफ्रिजरेटर भी होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंडीशंस। ठीक है, और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ड्रग स्टोर है तो उसको हमें कैसे मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है, मतलब कि
पॉल्यूशन को और जो भी गंदगी वगैरह है उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। उसके बाद हमें जो है, अगर देखिए, वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन रिलेशन टू द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी दवा है उसको मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, हीट या फिर लाइट से सेंसिटिविटी है, तो वहां पे हमें वेल क्लोज कंटेनर का यूज करना ही चाहिए। मतलब कि ये प्रिकॉशन है, ठीक है, कि हमें वेल क्लोज कंटेनर का ही यूज करना चाहिए। अगर किसी दवा में प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो हमारी जो दवा है उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। अगर किसी दवा में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट मेंशन है, ठीक है, तो वहां पे हमें उस दवा को जो है ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो कि या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके या तो जो है सफिशिएंटली हमारा प्रोटेक्ट कर सके जो भी हमारा कंटेंट है। ठीक है, मतलब कि जिस भी लाइट से उसको प्रॉब्लम होनी है वहां से बचा सके हमारी दवा को। तो हमें सबसे पहली बात तो लाइट में रखना ही नहीं चाहिए और ऐसे कंटेनर में भी रखना चाहिए जो कि हमारा लाइट को अवॉइड कर सके। और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर कहीं डीप फ्रीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें उसको -15 डिग्री सेल्सियस में रखना है। रेफ्रिजरेटर अगर मान लीजिए मेंशन है तो हमें लगभग -2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। कोल्ड और कूल टेम्परेचर पे अगर हमें रखना है तो मतलब लगभग -8 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर का मतलब 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें दवा को रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो लुक अलाइक, मतलब कुछ कुछ ऐसी दवाएं होती है जो कि दिखने में एक जैसी होती हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसी दवाओं के नाम होते हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो ऐसी दवाओं को हमें जरूर से जो है सेपरेटली ही अलग अलग रखना चाहिए क्योंकि वहां पे मिक्सिंग के चांसेस हो सकते हैं। टेम्परेचर हमारा मेंटेन होना चाहिए 59 से 86 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, फॉरेनहाइट की बात हो रही है, 6 सेल्सियस की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर कोई नॉन रेफ्रिजरेशन मेडिकेशन है, ठीक है, जिसको जिसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको कम से कम 59 से 86 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर में रखना चाहिए, और जहां रेफ्रिजरेशन जरूरी है उसको कम से कम 36 से 46 डिग्री फॉरेनहाइट में रखना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स मतलब हमारी जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, जैसे कि डोलो हमारा क्या है भाई, पैरासीटामोल का एक ब्रांडेड फॉर्म है। जैसे कि हमारा विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो ब्रांडेड नेम से दवाएं हमारी मार्केट में मिलती हैं, तो उनकी डिस्पेंसिंग हमें किस तरीके से करनी होती है। अब देखिए, देखा जाए ना तो आजकल जो भी डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो किसी ना किसी ब्रांडेड मेडिसिन का ही होता है। अब उसका जेनरिक फॉर्म भी अवेलेबल होता है, लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन है, ठीक है, तो उससे डॉक्टर्स को कमीशन भी मिलता है और वो हमें काफी ज्यादा प्राइस पे भी देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं ब्रांडेड मेडिसिन को हमें किस तरीके से यहाँ पे डिस्पेंस करना होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन नाउअडेज आर यूजुअली रिटन फॉर प्री फॉर्मुलेटेड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि देखिए, आजकल जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें प्रोप्राइटरी मेडिसिन ही मेंशन होती है। एंड द फार्मासिस्ट हैज ओनली टू डिस्पेंस देम इन अ प्रॉपर मैनर, और फार्मासिस्ट को उन्हें प्रॉपर मैनर में डिस्पेंस करना होता है। अब हालांकि ऑल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन आइदर बाई, अब यहाँ पे देखिए, जो भी दवाएं हैं उनको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा ही डिस्पेंस किया जाना चाहिए। डिस्पेंस मतलब कि दवा को देना, ठीक है, पेशेंट को देना, या फिर उसके डायरेक्ट सुपरविजन में दवा दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे प्रोसीजर्स एक फार्मासिस्ट को फॉलो करने चाहिए प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डिस्पेंस करते समय। तो सबसे पहला आ जाता है रिसीविंग एंड चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो भी फार्मासिस्ट है या फिर ट्रेन असिस्टेंट है उसको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा उस मेडिसिन को निकालने में, वो टाइम हमारा पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीटली। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, लीगल वैलिडिटी क्या है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लीगल है या इलीगल है, उस चीज को भी वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है, ठीक है, मतलब जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसकी चॉइस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवा लिखी है जो कि फार्मासिस्ट को नहीं समझ में आ रही, तो उसको डायरेक्टली पेशेंट से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद नो कंटेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जैसे प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवा लिखी है तो उसमें ना तो अलग से कुछ ऐड करना चाहिए, ना तो कुछ हटाना चाहिए, ना तो किसी दवा को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। जो जैसा लिखा है उसको बिल्कुल वैसा ही देना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। अब उसके बाद हमारा आता है प्रिपरेशन एंड पैकिंग। तो यहाँ पे देखिए, जब फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लिया तो अब उसको करेक्ट मेडिसिन को यहाँ पे स्टॉक से सिलेक्ट करना होता है। और जो भी यूनिट डोजेज होती हैं, यूनिट डोजेज मतलब कि जिनको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गया, तो ऐसी दवाओं को यहाँ पे काउंटेड, मतलब कि बहुत ही एक्यूरेटली हमें यहाँ पे काउंट करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। मान लीजिए अगर 10 टैबलेट लिखी हैं, ठीक है, एक हफ्ते की दवा है, तो उस हिसाब से 7 टैबलेट या फिर 14 टैबलेट्स, ठीक है, सुबह शाम खानी है, तो पूरा एक्यूरेटली काउंट करके ही देनी चाहिए और इमीडिएटली एक सुटेबल कंटेनर में उनको पैक कर देना चाहिए। स्टॉक कंटेनर्स को यहाँ पे दोबारा से एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए जब भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कोई गलत दवा तो नहीं उठाई जा रही। और यहाँ पे उसको जब भी शेल्फ में वापस रिटर्न करना है तो दोनों टाइम यहाँ पे चेक करना चाहिए।
मतलब कि देखिए स्टॉक कंटेनर मतलब जिसके अंदर हमारा बहुत सारी दवाओं का स्टॉक होता है, तो इसी में से दवा सेलेक्ट करके दी जाती है। तो सही दवा हमने फार्मासिस्ट ने उठाई है कि नहीं उठाई है, उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई अननेसेसरी वार्निंग लेबल्स हैं, ठीक है, तो उसको सिक्योरली अटैच कर देना चाहिए, ठीक है, अगर कोई दवा के साथ स्पेशल वार्निंग देनी है। उसके बाद कंटेनर मस्ट बी प्रॉपरली सील्ड विद अ स्टॉपर और लिड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। और जो भी कंटेनर है, देखिए कंटेनर यहाँ पे दो जगह आ रहा है, एक तो स्टॉक कंटेनर आ रहा है, तो स्टॉक कंटेनर मतलब कि जहां से हम दवा निकालेंगे, और उसके बाद दूसरा कंटेनर यहाँ पे जो दवा देने के लिए, जैसे अब कंटेनर यहाँ पे यूज किया जा रहा है, बट सिंपली यहाँ पे आजकल पॉलिथीन या फिर लिफाफा वगैरह यूज होता है, तो उसको अच्छे से सील कर देना चाहिए जब भी यहाँ पे दवा दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग एंड काउंसलिंग की बात करें तो द फाइनल प्रोडक्ट, द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन एंड द लेबल मस्ट बी डबल चेक बिफोर बीइंग हैंडेड ओवर, ठीक है। तो दोबारा से जब फाइनली दवा को दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड ला है उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। द पेशेंट और रिप्रेजेंटेटिव शुड रिसीव करेक्ट एडवाइस ऑन द करेक्ट वे टू यूज एंड स्टोर द मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए जो भी पेशेंट दवा लेने आया है, या फिर हो सकता है पेशेंट ना आ पा रहा हो, तो पेशेंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो भी पर्सन है, यानी जिसने भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसको हमारे फार्मासिस्ट को जो है अच्छे से समझा देना चाहिए कि हमारे फार्मासिस्ट को दवा को कैसे अच्छे से यूज करना है, कैसे अच्छे से स्टोर करना है। वो सारी चीजें पेशेंट या फिर जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अच्छे से समझानी चाहिए, यूज आइडियली इन देयर लोकल लैंग्वेज। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है इंग्लिश ना समझ पा रहे हो, तो उनको हिंदी में ही समझा देना। या फिर बहुत से लोग गांव के होते हैं, तो उनकी एक लोकल लैंग्वेज होती है, तो उसी जिस लैंग्वेज में वो बेटर समझ पाए उसी लैंग्वेज में उन्हें समझा देना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो जो भी रिटेल या फिर होलसेल ड्रग स्टोर होते हैं, तो वहां से कितनी दवा उन्होंने सेल करी, कहाँ से खरीदी, तो उन सभी का रिकॉर्ड उन्हें मेंटेन करके रखना होता है। द रिकॉर्ड पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, ठीक है, द रिकॉर्ड रिलेटेड टू द परचेस ऑफ ऑल ड्रग्स वेदर इंटेंडेड टू बी सोल्ड और रिटेल और बाई होलसेल शुड बी मेंटेन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है। तो जो भी हमारी दवाएं सेल हो रही हैं या तो उनको स्टोर किया जा रहा है, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। सबसे पहले हमारा डेट ऑफ परचेस यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, कि किस डेट को दवा परचेस करी गई, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी फ्रॉन्ट होम, यानी कि देखिए जो भी लाइसेंसी है, यानी जो भी दवा ले रहा है, परचेस कर रहा है, उसका नेम एंड एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद कितनी दवा की क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करी गई, ठीक है, उसका लाइसेंस नंबर, उसका बैच नंबर, ये भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो दवा का मैन्युफैक्चरर है, परचेसिंग का जो बिल है, इंक्लूडिंग कैश और क्रेडिट मेमोज। देखिए मेमोज का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो एक मेमोरेंडम आपने सुना होगा, तो मेमोज का मतलब यहाँ पे एक लिखित आदेश हो गया, जिससे मतलब कह सकते हो उसी से हम यहाँ पे बाद में मतलब ये एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दवा कैश में ली गई या फिर क्रेडिट मतलब कि उधार दी गई, तो उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए, मेमो होना चाहिए। मेमो मतलब कि रिटर्न रिकॉर्ड शुड बी केप्ट एज रिकॉर्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ ड्रग, तो जो दवाएं सेल हुई तो उसके रिलेटेड देखिए क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, हर एक एंट्री का। उसके बाद किस डेट को सप्लाई करी गई, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है, जो किस डॉक्टर ने दवा को प्रिस्क्राइब किया उसका नेम एड्रेस, किस पेशेंट को दवा दी गई उसका नेम और एड्रेस, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए वेटरनरी यूज के लिए, यानी कि अगर दवा किसी जानवर के यूज के लिए है, तो उस जानवर का जो भी मालिक है, ऑनर ऑफ द एनिमल, ठीक है, तो उसका भी मेंटेन नेम और एड्रेस मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वांटिटी ऑफ ड्रग सप्लाई करी गई उनका नेम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी शेड्यूल एच एंड सी की ड्रग्स हैं, तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है, उसका जो बैच नंबर, एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर हुज सुपरविजन द मेडिसिन वाज मेड और सप्लाइड, ठीक है। तो जिस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंदर में दवाएं दी गई हैं उसका भी यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो ये सारे रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। और उसके बाद फाइनली आ जाता है सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। तो देखिए शेड्यूल एक्स मतलब कि जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, अगर उनसे रिलेटेड अगर नारकोटिक ड्रग्स की कोई सेल वगैरह हुई है, तो उसके लिए कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो सबसे पहला आता है डेट ऑफ परचेस, ठीक है, जो किस डेट को दवा परचेस करी गई, सप्लायर कौन है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पे रिसीव करी गई, और अगर जो भी क्वांटिटी रिसीव करी गई उसका नाम एड्रेस, ठीक है, जो भी सप्लायर है उस क्वांटिटी का, मतलब जिस जिस भी क्वांटिटी में अगर दवा रिसीव करी गई तो किसने दवा को दिया, उसका नाम एड्रेस लाइसेंस नंबर। उसके बाद नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग सप्लाइड। उसके बाद मैन्युफैक्चर नेम, बैच, लॉट नंबर,
नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, किस पेशेंट को दी गई। उसके बाद रेफरेंस नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी किस प्रिस्क्रिप्शन नंबर के अगेंस्ट में दवा दी गई। उसके बाद बिल नंबर, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ परचेस, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पर्सन अंडर हुज सुपरविजन द ड्रग्स हैव बीन सप्लाइड। तो यहाँ पे भी हमारा जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिसके अंडर में दवा दी गई उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। एंड यहाँ पे आप लोग का कम्युनिटी फार्मेसी का टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे आप लोग की यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है। बहुत जल्द हम यहाँ पे मिलेंगे यूनिट 2 के लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारे यूनिट 1 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थोड़ी इससे हमारी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।